हेलो फ्रेंड्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जिसमें हमने कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नॉर्मली फाई या फाई ई से डिनोट होता है। फाई मतलब यहाँ पे फ्लक्स है। तो फ्लक्स एक्चुअल में है क्या कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई इमेजिनरी कोई सरफेस रखें, तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सरफेस से पास होगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो उस इमेजिनरी सरफेस से पास होती है, दैट कॉल्ड फ्लक्स। ओके, तो एनी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through given surface is called electric flux and denoted by phi। ओके, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका रिलेशन देखने के लिए हमें एरिया रिक्वायर्ड होगा। तो पहले एक छोटा सा डिस्कशन देखते हैं कि एरिया एज ए वेक्टर, है ना। तो ये एरिया जो होता है, अब तक हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, बट एक्चुअल में एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई एरिया का सेक्शन है जिसका एरिया जो है वो ऐसे है, ठीक है। और ये जो है इसका नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर है ना, जो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो ये जो प्लेन सरफेस है, ठीक है, इस प्लेन सरफेस के लिए जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा वो होगा एस वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसके नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है कि जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो एक प्लेन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है, ठीक है, बट इसमें हम डायरेक्शन देखते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कर्व सरफेस की बात करें जब, तो देखिए कर्व सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे। जैसे कि एक एलिमेंट लिया हमने सरफेस पे, ये है ds, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इसका सेंटर है, तो यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो इसका रेडियल कंपोनेंट होगा, क्योंकि एक सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है वो सरफेस की जो परपेंडिकुलर होता है वो रेडियल डायरेक्शन होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एलिमेंट में यहाँ पे लेता हूँ आपके पास, ये है ds, ये अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ए वेक्टर, है ना, ये वाला कंपोनेंट जो है वो ds के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे कई एलिमेंट ले सकते हैं। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसके लिए ये यूनिट वेक्टर आएगा, इसके लिए जो वेक्टर आएगा डी एस वेक्टर, वो होगा यहाँ से इसका सरफेस एरिया यानी डी एस और ए कैप, ठीक है। तो ये है हमारे पास एरिया वेक्टर। इतना याद रखना है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो सरफेस की परपेंडिकुलर होगी। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानिए एक आर्टिशन के अंदर हमने एक, जैसे ये y, ये x और ये z, ठीक है, ठीक है z, और यहाँ पे हमने एक प्लेन रखा, ये प्लेन, ठीक है। इस प्लेन का जो एरिया है, ये एरिया, ये a b c और d, ठीक है। और इसका एरिया जो है, इसके साइड हमने रखी a, ये साइड है b, ठीक है। तो इसका एरिया जो होगा वो होगा a इंटू बी। और अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन जो है ये वाली है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी आई के, ठीक है। जो पीछे की डायरेक्शन होगी उसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी माइनस आई के, ठीक है। दोनों में से कोई भी काम आ सकता है, बट एक टाइम पे एक ही काम आएगा। ओके, तो ये है एरिया वेक्टर। अब जैसे मैं बात करूँ कि किसी भी एक स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है, तो ये हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए रेडियस जो है वो आर है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में मुझे वेक्टर देखना है तो क्या होगा, जैसे कि मैं अगर इस डायरेक्शन में देखता हूँ तो ये होगा 4 पाई r स्क्वायर आई के, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हूँ अगर, तो यहाँ पे लिखूंगा 4 पाई r स्क्वायर जे के, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन में होगा तो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, माइनस जे के, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बस एरिया इनटू उसका यूनिट वेक्टर देखना होता है,
ठीक है, तो ये था छोटा छोटा सा डिस्कशन ऑन एरिया वेक्टर। तो हमें अगर एरिया दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो हम उससे एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं फ्लक्स की, कि फ्लक्स एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, ये कोई फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक इमेजिनरी सरफेस जो है वो रखी है, जिसका एरिया जो है वो ऐसे, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो होता है दैट डिफाइन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था कि पर यूनिट एरिया नॉर्मली जो फ्लक्स जा रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ से हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो होगा एरिया इंटू ई, है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है उसमें हम बोल सकते हैं फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। मतलब यहाँ से हमें मिला कि फ्लक्स जो होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। पर यहाँ पे ये रिलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सरफेस एरिया जो है उसको रोटेट करें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो इस रोटेशन पे भी डिपेंड करती है। देखिए, फर्स्ट रिलेशन में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे और सरफेस एरिया पे। बट एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, है ना, अगर ये सरफेस जो है वो उसको थोड़ा इंक्लाइन कर दूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्लाइन एंगल पे डालूँ, तो उस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में होगा कि ये जो एरिया है ना, टोटल फ्लक्स जो इस एरिया से जा रहा है और इस एरिया से जा रहा है ना, दोनों का एरिया एस है, दोनों का एरिया सेम है। बट इंक्लाइन कंडीशन पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस ए बी सी डी सेक्शन से जा रही होगी वो कम होगी। तो इसका कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये होगा एस कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा एस साइन थीटा, है ना। अब देखिए, जो ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, बेस वाला कंपोनेंट है ना, उस एरिया से देखेंगे जो फ्लक्स लाइन है वो इसके पैरेलल है, यानी इसमें से तो कोई फ्लक्स लाइन जा ही नहीं रही, और जितनी भी फ्लक्स लाइन जा रही है वो एस कॉस थीटा से जा रही है। तो सेकंड केस के लिए, है ना, सेकंड केस के लिए जो फ्लक्स लाइन होंगी उसका रिलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस के लिए जो फाई होगा वो होगा हमारे पास ई, है ना, ये सॉरी ई एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे फ्लक्स का रिलेशन आया ई एस कॉस थीटा, जहाँ से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया और दोनों के बीच में एंगल पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर उसे वेक्टर फॉर्म में देखा जाए कि ए बी सी डी जो है वो एक सरफेस एरिया एस ये है, और तो इस कंडीशन पे ये जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए जो सरफेस वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये एस वेक्टर जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर है ये वाला। ठीक है, अब समझ में आया वो एरिया जो वेक्टर हम बता रहे थे वो क्यों बता रहे थे, ताकि ये चीज़ समझ में आ पाए। तो आपके पास जो सरफेस अगर ये है तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो वेक्टर होगा ये हमें सरफेस एरिया वेक्टर देगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है तो दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो थीटा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम देखें तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये थर्ड रिलेशन, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो फाई है, फाई डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया एंड एंगल, और यहाँ पे थीटा जो है वो याद रखना है, थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। देखिए, अगर जैसे हमें बोला हुआ है कि एक कोई एग्जांपल है जिसमें ये एंगल दिया हुआ है, वो दिया हुआ फाई, फाई नहीं लेते, ये एंगल कोई लेते हैं, कोई भी एक्स एंगल ले लिया। ठीक है, अब ये एक्स एंगल अगर दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा सोचिए। तो अब अगर इस कंडीशन पे ये एक्स दिया हुआ है तो थीटा जो होगा, थीटा जो होगा वो होगा 90 माइनस एक्स। तो उस कंडीशन पे जो फ्लक्स का रिलेशन आएगा वो आएगा फाई इज इक्वल टू ई एस, ठीक है, कॉस थीटा जो है वो दोनों के बीच में एंगल है, यानी ये होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा एंगल दिया हुआ है, वो एंगल जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू दैट शुड बी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस
एरिया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन जो है वो चेंज होंगे। तो अगर मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड और सेम सरफेस एरिया के लिए बात करूँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स जो है वो दोनों के बीच में थीटा पे डिपेंड करेगा, है ना। तो उसके रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि वो थीटा पे डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें केसेस के लिए, है ना, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखो, पहले एक पॉइंट बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि अगर हम ई एंड एस को कांस्टेंट रखते हैं, है ना, तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो 5 पे डिपेंड करेगा। मींस अगर हम कहें कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है ना, तो थीटा के 90 के केस में क्या मिलेगा हमें, हमारे पास जो कॉस थीटा होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्लक्स होगा वो कॉस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। थीटा जो होगा अगर लेस देन 90 हुआ, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अगर थीटा जो है वो लेस देन 90 है तो कॉस पॉजिटिव होता है, और थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो कॉस थीटा जो होता है दैट इज लेस देन 0। तो उस कंडीशन में फाई जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखिए ये वाला केस क्या है कि जो फ्लक्स ग्रेटर देन 0, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स जो है वो सरफेस से बाहर जा रहा है। तो जो आउट गोइंग फ्लक्स होता है ना, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। आउट गोइंग फ्लक्स जो होता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। ये वाला केस कब है, जब सरफेस पे फ्लक्स आ रहा है ना, तो ये हमारे पास है इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है, इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स। देखिए तो ये वाला वो केस हुआ जब आपके पास एंगल जो है, ये एरिया वेक्टर और ये ई वेक्टर, ठीक है, ये वाला केस है जब इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इस तरीके से और इस तरीके से ले लो, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से, ठीक है। इस केस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों के बीच में एंगल 90 से कम है, इसमें 90 से ज़्यादा है। तो याद रखिएगा जो इनकमिंग फ्लक्स होता है उसे नेगेटिव लेते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसमें एक और चीज़ देखते हैं, जब हमारे पास थीटा जो है वो ज़ीरो हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो उस कंडीशन पे जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होता है, कॉस जीरो होता है वो 1 होगा जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो फाई जो होगा उस केस में मैक्सिमम होगा, वो होगा ई इंटू एस के बराबर, ठीक है, सरफेस एरिया और दोनों पैरेलल है जब, ठीक है। अच्छा इसमें एक और केस देख सकते हैं कि जब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब कॉस 90 जो होता है वो जीरो होता है, तो फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। ये वाला केस होगा कि जो सरफेस एरिया जो है वो इस तरीके से और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके पैरेलल है। तो मतलब एरिया वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 है ना। और एक और केस हम यहाँ से देखते हैं, जब हमारे पास थीटा जो है वो 180 है। 180 का केस हुआ कि अभी जो हमने पहले देखा वही, यहाँ पे ये है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये है इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है। ये हमारे पास था आउटगोइंग फ्लक्स टाइप का, है ना, परपेंडिकुलर सरफेस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास cos 180 जो होता है वो माइनस होता है, यानी फाई इज इक्वल टू जो होगा वो होगा माइनस ई इंटू एस, ठीक है। तो ये हमने देखे फ्लक्स के रिलेशन, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल जैसे हम आपको बताते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं, सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं यहाँ पे, कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, बताइए फ्लक्स कितना होगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है 2 i के प्लस 4 j के माइनस 3 के हो, और एरिया वेक्टर हमें दिया हुआ है वो बोला हुआ है 2 i के माइनस 3 j के।
है ना। फाइंड फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ से निकालेंगे, वो आएगा 4 माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू -10, ठीक है। इसका मतलब -8, तो टोटल फ्लक्स जो सरफेस से रिलेटेड है वो कितना, -8, ठीक है। तो -8 यहाँ पे आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड टाइप क्वेश्चन इसमें देखते हैं जिसमें हमें एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दे सकते हैं और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि देखिए यह हमें दिया हुआ है एरिया, ठीक है, ये इंक्लाइंड एरिया है और इसका जो एंगल रो बोला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल बोला हुआ है 30, ठीक है। और इसके लिए एरिया वेक्टर बोला है, एरिया जो है वो पैरेलल है, ठीक है। और ये कुछ दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है कोई 30, ओके। और इसलिए बोला हुआ है हमें कि इसका जो एरिया वेक्टर है ना, तो अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो हमें पता है कि ये जो 30 डिग्री दिया हुआ है ना, और इसका एरिया वेक्टर जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर ये 30 घुमाए तो ये भी 30 रोटेट हुआ होगा, यानी ये एंगल 30, ये सरफेस एरिया एस, अज्यूम करते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो है वो दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है 30, है ना। इस केस के अंदर हमारे पास फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई कितना है 30, एरिया में दिया हुआ है 5 इंटू कॉस 30, है ना। तो कॉस 30 यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 150 इंटू √3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 75 √3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म दिया हुआ है, एरिया यूनिफॉर्म दिया हुआ है, उस कंडीशन पे हमारे पास ई ए कॉस थीटा ये फॉर्मूला लगता है। बट इस केस में कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स या एरिया जो है वो यूनिफॉर्म ना देकर नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है, तो उस केस के लिए हमें क्या करना होगा, तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कर्व सरफेस। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, या ऐसे कोई कर्व दिया हुआ है जिसका एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, जिसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। तो उस केस में हम करेंगे क्या, टोटल सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए हम उसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ये छोटा सा सेक्शन है, तो इस छोटे से सेक्शन की वजह से जो फ्लक्स होगा डी फाई, है ना, वो क्या होगा, वो होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर इस एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूँ 1, तो ये DS1 हो गया, तो ये पहला वाला फ्लक्स हुआ। अच्छा, दूसरा होगा D5 2, वो कितना होगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स जो होगा उस छोटे से एलिमेंट से वो होगा 5 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे सारे एलिमेंट का हम ऐड करेंगे, है ना। एक मिनट, इससे अभी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या है DS1, वैसे हमारे पास 5 2 जो आएगा वो आएगा ई वेक्टर डॉट DS2, वैसे आपके पास सारे एलिमेंट आएंगे, तो सभी एलिमेंट की वजह से टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन, तो ये होगा ई वेक्टर डॉट DS वेक्टर। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म के केस में फ्लक्स का रिलेशन। ये वाला फ्लक्स रिलेशन होता है ओपन सरफेस के लिए, ठीक है। कई बार हमें फ्लक्स के रिलेशन में इस तरीके का साइन मिलता है, ये वाला जो साइन है दैट रिप्रेजेंट क्लोज इंटीग्रल।
यानी कि ये जो होता है ये होता है क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, जब हम फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस से रिलेटेड निकालते हैं तो इसे हम कहते हैं ये वाला जो क्लोज लगता है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये होता है क्लोज सरफेस के लिए और ये ओपन सरफेस के लिए, क्लोज है और ये ओपन सरफेस के लिए। ओके, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म सरफेस की वजह से फ्लक्स। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, हमें बोला हुआ है रीजन जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन जो है वो ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता था, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट एक्स स्क्वायर आई के। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें एक इमेजनरी जो है कि क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड जो है वो ए है। इसकी ये वाली साइड जो है वो यहाँ से यहाँ तक वो है 2 है और ये साइड ए है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट के लिए हमें x इज इक्वल टू 2a मिलेगा और इस कोऑर्डिनेट के लिए x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है। तो एक बार समझिए पहले कि क्यूब की जितनी भी सरफेसेस हैं, है ना, उसमें से ये जो ऊपर वाली सरफेस है, नीचे वाली सरफेस है, ये साइड वाली जो दो सरफेस है, इन चार सरफेसेस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन चारों फेसेस के पैरेलल है। ठीक है, अब अगर इस क्यूब की पीछे वाली साइड की बात करें, वहां से फ्लक्स जो है वो एंटर हो रहा है, यहाँ से फ्लक्स जो है वो एंटर हो रहा है फाई इन, और इसके लिए एक्स जो है वो हमें मिल रहा है, एक्स है 2a। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होगा वो हमारे पास होगा एक्स इज इक्वल टू 2a के लिए ई नॉट एक्स की जगह हमने रखा 2a स्क्वायर, वो हमें मिल जाएगा यहाँ से ई नॉट 2a कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हुआ। तो यहाँ से इस सरफेस से जो फाई इन होगा, है ना, फाई इन कितना होगा, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सरफेस एरिया जो है उसका ए स्क्वायर होगा, यानी ये हो जाएगा ई नॉट 4a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, है ना। तो फाई इन जो यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से ई नॉट और ये 4a की पावर 4, ये तो फाई इन है। अब फाई आउट की बात करते हैं। फाई आउट, ठीक है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा x इजिकल टू 3a के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो E2 इस सरफेस के लिए बात करेंगे वो हमारे पास आएगा E नॉट 3a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया E नॉट 9a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास फाई आउट आ जाएगा E नॉट 9a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, दैट इज 9a की पावर 4। अब देखिए अभी हमने पहले बताया था जो फाई इन होता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं, फाई आउट जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो फाई नेट जो यहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो होगा हमारे पास 9a की पावर 4। फाई आउट जो इन जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, तो ये हमें मिल गया ई नॉट 4a की पावर 4। तो हमें ये रिजल्टेंट मिला 5 ई नॉट ए की पावर 4। ठीक है, तो इतना फ्लक्स जो होगा वो इस सरफेस से निकल रहा होगा। टोटल फाई नेट कितना होगा, 5 ई नॉट ए की पावर 4। तो अब तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसे फाइंडिंग कैसे कर, फाइंडिंग वेज क्या है। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका दो रिलेशन हमें याद रखना है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल तीनों पे डिपेंड करेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालना है और उसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे गॉस लॉ की। पर गॉस लॉ से पहले हम जो है वो सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं, जिससे हमारे पास गॉस लॉ के लिए कुछ रिलेशन जो आएंगे उनको हमें समझने में हेल्प मिले। तो सॉलिड एंगल हमें पता है दैट इज 3 डायमेंशन एंगल इनक्लोज्ड बाय लेटरल सरफेस ऑफ कॉन एट इज वर्टेक्स एज शोन फिगर। देखिए ये वाला जो डायग्राम है
इसमें ये जो सरफेस है ना, ये कौन बन रहा है, और ये जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे ये जो एंगल बन रहा है, थ्री डायमेंशनल जो एंगल बन रहा है, उससे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल यहाँ पे डिफाइन होगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू इसका सरफेस एरिया अपॉन रेडियस आर स्क्वायर, है ना, इसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन। ये फॉर्मूला हमने 11th में देखा है। तो ये होता है सॉलिड एंगल एस अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे छोटे से एंगल रिलेशन की बात करें, मतलब छोटा सा एक पोर्शन की बात करें, ये डी एस के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होगा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। देखिए इसमें एक और रिलेशन आता है, क्या अगर ये एलिमेंट जो है वो अगर एक एंगल पे होता है ना, जिसका ये एंगल जो है वो कोई होता थीटा, तो उस कंडीशन में इसका कंपाउंड यहाँ पे आता कॉस थीटा, है ना, तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला बनता है वो बनता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रिवीजन है जो 11th में हमने पोर्शन देखा उसका। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस एरिया जो है वो नॉर्मल वाला लेते हैं, तो यहाँ पे मैं बोला सरफेस एरिया अगर एस है, रेडियस आर है, तो जो सॉलिड एंगल होगा वो होगा एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे रिलेशन निकालना चाहें एक हाफ एंगल के लिए, मतलब ये जो कोई कोन दिया हुआ है, इसके सरफेस से जो टोटल सॉलिड एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, वो सॉलिड एंगल जो है वो कितना होगा, उसका रिलेशन हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना फ्लक्स की, फ्लक्स जो है वो कुछ ऐसा है कि एक पॉइंट से जो फ्लक्स है वो सभी डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर हम हमें फाइंड करना है कि सरफेस एरिया से यहाँ से जो टोटल फ्लक्स जा रहा है वो कितना होगा, तो वो सॉलिड एंगल से कनेक्टेड ही होता है, इसलिए हम सॉलिड एंगल का रिलेशन निकाल रहे हैं। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट से मतलब पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल आ रहा है सरफेस की वजह से, वो देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया ये वाला। ठीक है, ये एलिमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, ये इस तरीके से, तो हमने ये एलिमेंट लिया है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला है। ठीक है, और इस एलिमेंट के लिए जो रेडियस है वो है हमारे पास स्मॉल आर, और स्मॉल आर का जो रिलेशन अब अगर हम देखेंगे कि देखिए ये हमारे पास स्मॉल आर है, और ये जो टोटल पोर्शन है कैपिटल आर है, और ये एंगल अगर थीटा है ना, ये वाला है जो है वो स्मॉल आर है, ये वाला जो है वो कैपिटल आर है, तो इसमें हमें रिलेशन क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर, है ना, ट्राइंगल प्रॉपर्टी से हमने देखा तो हमें आर और साइन थीटा में रिलेशन मिला, और ये जो थिकनेस है दैट इज डी आर। ठीक है, डी आर जो होगा यहाँ पे आर डी थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिल गए। तो ये छोटे से एलिमेंट का जो एरिया होगा, है ना, डी एस होगा, वो कितना होगा, डी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 पाई, आर की जगह हमने रख दिया आर साइन थीटा, डी आर की जगह यहाँ से रख दें, वो हो जाएगा आर डी थीटा। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिला डी एस का, डी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो थीटा है ना, थीटा, और ये हमने लिया है जो डी थीटा, जो थीटा का एंगल जो बढ़ेगा वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, जिससे हम बोलते हैं हाफ एंगल। ठीक है, जो यहाँ पे इसे हमने बोला है फाई से, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड एंगल आएगा डी, सॉलिड एंगल जो आएगा उसे हम बोलेंगे डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें मिला 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करके रिलेशन निकालना होगा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से फाई तक जाएगी। ओके, तो देखिए, तो हमें यहाँ से मिला डी, सॉलिड एंगल जो है वो हमें मिला 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे, इंटीग्रेशन 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से फाई। ठीक है, तो 2 पाई जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे साइन के लिए, 2 पाई। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से फाई माइनस 2 पाई
माइनस बाहर निकाल लिया, लिमिट रखी तो ये आया cos फाइव माइनस cos जीरो। ठीक है, ये मिला -2 पाई cos जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें मिला 2 पाई 1 माइनस cos फाइव। ठीक है, तो ये जो हाफ एंगल है, हाफ एंगल की वजह से जो फ्लक्स का रिलेशन होता है ना, वो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ कोने पे मैंने लिख के भी रखा है, यहाँ पे ये होता है फाइव इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस cos फाइव, है ना। तो ये रिलेशन जो है वो हमें डायरेक्ट याद रखना है कि हाफ एंगल की वजह से जो वर्टेक्स पे सॉलिड एंगल आता है उसका रिलेशन होता है 2 पाई 1 माइनस cos फाइव, है ना। तो ये रिलेशन हमें डायरेक्ट याद रखना है, नेक्स्ट टाइम हमें इंटीग्रेशन नहीं करना फिर बाद में। तो सॉलिड एंगल का रिलेशन होता है वर्टेक्स पर, वो होगा 2 पाई 1 माइनस cos फाइव, है ना। तो आप अलग अलग रिलेशन के लिए यहाँ निकाल सकते हैं वैल्यू। देखिए जैसे 2 पाई 1 माइनस cos फाइव हमें मिला, अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे जो सॉलिड एंगल है फाइव, है ना, वो जीरो है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉलिड एंगल मिलेगा वो जीरो मिलेगा। यानी अगर हमारे पास पॉइंट है कोई, तो पॉइंट की वजह से सॉलिड एंगल जो होगा वो जीरो होगा। अगर फाइव की वैल्यू जो है वो 90 है, 90 मीन्स हमारे पास ये जो हुआ वो कोई प्लेट हुई, है ना। तो उसके लिए जो सॉलिड एंगल आएगा, है ना, वो देखिए यहाँ से कितना होगा, वो होगा 2 पाई। और अगर कंप्लीट क्लोज सरफेस है तो इसके लिए फाइव जो है सॉलिड एंगल जो आएगा ना, मैं देखिए यहाँ से कंप्लीट सर्कल है, ये एंगल जो हुआ 90, और अगर ये कंप्लीट एंगल हुआ तो होगा वो 180। तो 180 जब होगा तो आपके पास साई की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 180 जो होता है वो होता है -1, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई। ठीक है, तो एक क्लोज सरफेस के लिए, है ना, ये तो हमारे पास है, पॉइंट याद रखना जो अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये वाला, ये है ओपन ओपन सरफेस के लिए, और ये है हमारे पास क्लोज सरफेस के लिए। तो एक ओपन सरफेस के लिए जो सॉलिड एंगल होता है वो जीरो होता है, और एक क्लोज सरफेस के लिए जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा सॉलिड एंगल। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे गॉस लॉ की और इसके एप्लीकेशन की। ठीक है।